नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का अगला टॉपिक करेंगे भाई, अगला सिद्धांत करेंगे, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत चले हुए हैं। उसमें हम थॉर्नडाइक का कर चुके हैं, पावलोव का कर चुके हैं, और अब हम करेंगे भाई आज हम करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत, क्लार्क हल का। फिर एक बीएफ स्किनर का बच जाएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, वो कल करेंगे। व्यवहारवादी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम संज्ञानवादियों पे चलेंगे, वे गेस्टाल्ट थ्योरी देखेंगे, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, और उसमें एक कर्ट लेविन का था क्षेत्रवादी सिद्धांत, वो हम करेंगे। अब 2-3 दिन में हम ये सिद्धांत पूरे कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे मेन टॉपिक है, संप्रदाय है कुछ, या फिर जैसे मनोविश्लेषणवाद, फ्राइड वाला, जहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में आता है, वो फिर टॉपिक उठाएंगे हम। ये तो हमारा सीरीज से चला हुआ, और ये सभी महत्वपूर्ण है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवाने जरूरी है भाई। ये आज वाला तो छोटा सा है, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। आज हम करेंगे भाई क्या, पुनर्बलन का या प्रबलन का सिद्धांत आप बोलते हो, जो है क्लार्क हल का। देखो भाई, आज हम जो रिफोर्समेंट थ्योरी आप जिसे बोलते हो, ये है भाई पुनर्बलन का सिद्धांत। लिखिए आप इसको, पुनर्बलन का सिद्धांत। और ये है किसका भाई, क्लार्क हल, या CL हल, ऐसे भी लिख देते हैं भाई इनको हम, क्लार्क एल हल। ये इनका है भाई ये सिद्धांत। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने सिद्धांत दिया भाई पुनर्बलन का सिद्धांत। देखो ये अमेरिका के थे। कई बार ये पूछ लेते हैं, जैसे हमने पावलोव का देखा, वो रूस के थे, थॉर्नडाइक का देखा, तो इनका भी ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन से कहाँ के हैं। ये अमेरिका के थे, और इन्होंने सिद्धांत क्या दिया है भाई, पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के कुछ अलग नाम है, जैसे आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत है। तो ये हम देखेंगे इसके अलग नाम, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में देखा है भाई, पिछले प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जो अन्य नाम हैं वो लिखो भाई, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, प्रबलन का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, प्रबलन का सिद्धांत। सबसे पहले तो भाई बार बार इन नामों को याद करो आप। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के भी कई नाम थे, फिर पावलोव जी के सिद्धांत के भी कई नाम हैं, इनके भी आगे बीएफ स्किनर वाले के भी। तो इनको बार बार याद करो आप, क्योंकि कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया। या फिर आप क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम बोलेंगे भाई आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। देखो भाई, ये है आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, क्योंकि आवश्यकता का सिद्धांत भी पूछा गया है 1-2 पेपर में। आवश्यकता का सिद्धांत दिया मैस्लो ने। लिखना चाहो तो आप यहां लिख लो आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि जो महत्वपूर्ण या मिलते जुलते हैं उनमें कंफ्यूजन न हो, इसलिए साथ ही बताया जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है भाई, ये मैस्लो का है। ये भी पूछा गया है 1-2 बार, ये मैस्लो का है भाई। लेकिन आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत पूछा जाएगा तो फिर किसका है, क्लार्क हल का है भाई, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। या इसी को आप बोलते हो चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी आप बोल सकते हो। और इसी को आप बोलोगे भी, फिर दूसरा इसका नाम है जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी आप बोलोगे इसको। या फिर आप इसको बोलोगे अवकलन का सिद्धांत। देखो अवलोकन वो वांडूरा वाला अलग है, ये है भाई अवकलन का सिद्धांत। ये है भाई परिकल्पित निगमन।
या फिर आप बोलोगे इसको परिकल्पित निगमन निष्कर्ष सिद्धांत। या आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत भी आप इसको बोलोगे, आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। और इंग्लिश में आप क्या बोलोगे इसको, रीफोर्समेंट थ्योरी। ये है भाई पुनर्बलन के सिद्धांत के अन्य नाम। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यही परीक्षा में कोई एक उठा के पूछा जाएगा कि इसके प्रवर्तक कौन है। आप देखो, पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत, इसी का नाम है प्रबलन का सिद्धांत या आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, अवकलन का सिद्धांत और परिकल्पित निगमन निष्कर्ष सिद्धांत और आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ थोड़ा थोड़ा आप जोड़ के सीखा करो। साइकोलॉजी रटने की चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आप इसके बारे में देखोगे ना, अब आगे देखेंगे समझेंगे, तो वहाँ आप एक एक चीज़ को ध्यान देखो। जैव की आवश्यकता, जैव की आवश्यकता यानी कि जन्मजात जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए हम, तो ये सब हम देखेंगे आगे, वो जो विश्लेषण करेंगे उसके अनुसार है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं है, अगर आप अच्छे से इस सिद्धांत को पढ़ोगे और फिर आप देखोगे तो ये सारे वहाँ आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। वैसे रटने वाली भी कोई बात नहीं है, एक दो बार रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये है भाई क्लार्क हल वाले सिद्धांत, ये नाम लिख लो इनके, फिर हम आगे चलते हैं भाई इसके अंदर है क्या, आखिर ये पुनर्बलन का सिद्धांत है क्या, वो देखेंगे। अब देखो भाई यहाँ क्या है, क्लार्क हल क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में आवश्यकता की कमी होती है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो अनेक क्रियाएं करता है, और वो जो अनेक क्रियाएं की जाती हैं वही क्या है, पुनर्बलन है। तो लिखो ये लिख लिए हैं सबने। अब देखो भाई हम देखेंगे कि ये आखिर है क्या, ये इसमें है क्या। देखो सबसे पहले देखेंगे हम कि पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत है क्या भाई। सबसे पहले हमें क्या किसी चीज की आवश्यकता है, हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, कोई क्रिया करेंगे तभी तो वो चीज मिलेगी हमें। हमने क्या की भाई, क्रिया की। अब क्रिया से हमने क्या किया, उस चीज को प्राप्त कर लिया, और उस चीज को प्राप्त करने के बाद फिर क्या होगी, आवश्यकता की कमी, किसी अन्य चीज की जरूरत पड़ेगी हमें। यानी कि एक आवश्यकता को पूरी करने के बाद फिर दूसरी जो आवश्यकता की फिर से कमी हुई तो उसके लिए फिर से क्या हम पुनर्बलन, फिर से दोबारा हम कोई बल लगाएंगे या कोई क्रिया करेंगे, वही क्या है भाई, पुनर्बलन है, यानी कि आवश्यकता की कमी। ये इसमें देखो, ये आप अगर शॉर्ट रूप में देखो तो इस सिद्धांत का निष्कर्ष यही है भाई कि आवश्यकता किसी चीज की हमें आवश्यकता है, उसके लिए हमने क्रिया की, फिर उसको प्राप्त किया, और फिर क्या हुआ, पुनः कोई आवश्यकता की कोई कमी हुई हमें फिर से, और फिर पुनः क्या किया हमने, पुनर्बलन लगाया, उस दूसरी आवश्यकता की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया, पुनर्बलन लगाया। वही क्या है भाई, पुनर्बलन का सिद्धांत है। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जो हम बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो इस सिद्धांत के ऊपर लागू होती है भाई ये बात। और ये पूछी गई है ये बात भी किसी पेपर में कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कौन से सिद्धांत पर लागू होता है, तो वो कौन से सिद्धांत पर लागू होता है, पुनर्बलन या रीफोर्समेंट सिद्धांत थ्योरी के ऊपर लागू होगी भाई। क्या बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
तो पहले हम देखते हैं, दो चार बातें लिखते हैं इसके बारे में। लिखो भाई, जैसे देखो कि ये हल ने क्या कहा है, क्लार्क हल जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में आवश्यकता की कमी होती है। प्रत्येक प्राणी में आवश्यकता की कमी होती है। इस जैविकीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसकी आप परिभाषा लगा सकते हो इस सिद्धांत की, इस जैविकीय आवश्यकता। अब जैविकीय आवश्यकता क्या होती है भाई, जन्मजात आवश्यकता आप इसको बोल सकते हो, जन्मजात। इस जैविकीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक क्रियाएं की जाती हैं। जो अनेक क्रियाएं की जाती हैं वो क्या है, पुनर्बलन है भाई। जो अनेक क्रियाएं की जाती हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, वो क्या है भाई, पुनर्बलन है। ये है क्लार्क हल के अनुसार पुनर्बलन का सिद्धांत है कि जो जन्मजात हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा, जन्मजात आवश्यकताएं क्या है भाई, जन्मजात मुख्य आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद फिर शुरू होती है भाई हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, हमें अपने ऐशो आराम के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखो, आप जैसे आपको जॉब की ज़रूरत क्यों है, टेट की आवश्यकता क्यों है आपको, क्यों टेट परीक्षा में आप बैठना चाहते हो, या क्यों आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर लगना चाहते हो, ये आवश्यकता है कि वहाँ से आपको क्या होगा, एक तो आपने जो पढ़ा उसको आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, जो सबको शौक होता है भाई, या सबको ये लगाओ, ये दिलो तमन्ना होती है कि मैंने जो सीखा मैं किसी और को सिखाऊं, सबको होता है भाई, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये भी सब जानते हैं। तो अगर आप अगर किसी को सिखाओगे नहीं तो फिर वो ज्ञान, जरूरत क्या थी फिर पढ़ने लिखने की। अब देखो, गांधी जी ने भी कहा है, बेसिक शिक्षा में क्या कहा गांधी जी ने, कि शिक्षा ऐसी दो जिससे क्या अपना पेट भर सके मनुष्य। अब वो शिक्षा जो हमारे काम ही नहीं आई फिर उसका क्या फायदा। तो क्या है, आवश्यकता यानी कि हमारी जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें जॉब की जरूरत है, और उसके बीच में जो हम ये अनेक टेट परीक्षा है, पहले हमने देखो जैसे आप लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहे हो, तो पहले आपने क्या किया, पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद फिर अब ये टेट परीक्षा की, उसके बाद अब ये जो एक स्क्रीनिंग लगाओ आप इसको, जो मुख्य परीक्षा है जो आपका निर्धारित करेगी सिलेक्शन, उस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो चाहिए वो जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी, उस जॉब से, और उस जॉब को लेने के लिए, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप जो ये बीच में अनेक अनुक्रियाएं कर रहे हैं, अनेक जो क्रियाएं आपके द्वारा की जा रही है, ये क्या है भाई, पुनर्बलन है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया, किसके लिए, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वो क्या है, पुनर्बलन है। क्योंकि यदि आवश्यकता ही हमें किसी चीज की नहीं है तो फिर हम क्यों मेहनत करेंगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तभी उसका आविष्कार होगा, वैसे किसी चीज का आविष्कार नहीं करेंगे हम। आग की जरूरत थी हमें तो आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर क्या, पहिए का आविष्कार हुआ, क्यों कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत थी हमें, या सामान ले जाने की जरूरत थी। अब धीरे धीरे देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले सीमित साधन थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए, फिर अब और ज़्यादा दूर जाने के लिए और समय की बचत के लिए और भी, जैसे एरोप्लेन हो गई, अब ये जेट वगैरह पर्सनल भी हो गए अब तो लोगों के पास। तो ये सब क्या है भाई, ये आवश्यकता है, आवश्यकता आदमी की बढ़ती रहती है। ये नहीं है कि अब आप अब सोचते हो कि ये जॉब मिल गई बस अब आगे कुछ नहीं करना। उस जॉब के बाद भी देखो बहुत से ऐसे लोग हैं, आप बड़े से बड़ा उदाहरण लो भाई, कुछ बच्चे आईएएस की परीक्षा देते हैं, बहुत सारे बच्चे, लेकिन आईएएस तो कुछ बनते हैं, कुछ आईआरएस बनते हैं, कुछ फिर आईपीएस, कुछ और कुछ। ये कुछ बच्चे जो आईएएस से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं ना, वो फिर से कोशिश करते हैं कि हमें वो बनना है। उनके एक तो देखो आवश्यकता की पूर्ति हो गई,
जॉब तो उनको मिल गई, बेरोजगारी तो दूर हो गई, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो तैयारी तो किसकी कर रहे थे, आईएएस की, और उसी से संतुष्टि मिलेगी। उस आवश्यकता के लिए वो फिर से अनुक्रिया करेंगे, दोबारा अपना बल लगाएंगे, जितनी ताकत होगी वो क्या है, पुनर्बलन है। यानी कि आप स्टार्टिंग में क्या लगे भाई, आप लग गए जेबीटी अध्यापक, उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि नहीं, वो छोटी लगने लगती है फिर आपको, फिर उसके बाद आप फिर थोड़ी सी और बड़ी के लिए कोशिश करते हो, फिर और बड़ी के लिए कोशिश करते हो, वो सब क्या। और ये अनेक उदाहरण आपके सामने है कि पहले देखो कोई जूनियर लेक्चरर लगा, फिर बाद में प्रोफेसर लग गए, नेट वगैरह करके, पीएचडी करके। तो ये सब क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत फॉलो होता है उनके ऊपर। तो आप लिखो इसमें एक बात सबसे पहले लिखो भी, आवश्यक इस सिद्धांत जो ये किसके ऊपर लागू होता है, ये सिद्धांत ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये इसका मेन थीम आप ये लगाओ, इस सिद्धांत का यही है भाई। ये इसका मेन थीम यही है भाई, यानी कि हमें आवश्यकता पड़ती गई और हम आविष्कार करते गए, यानी कि पुनर्बलन करते गए और हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती गई। ये हाँ इस सिद्धांत का। अब देखो इसमें सर्वाधिक महत्व तो पुनर्बलन को दिया गया भाई इस सिद्धांत में। हम देखेंगे भाई, अब ये तो हम लिख चुके हैं, फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये जो आवश्यकता की कमी है ना भाई, देखो फिर से लिखेंगे एक बार, यहां लिखेंगे, क्योंकि अब मैस्लो वाला ये बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग था आवश्यकता का सिद्धांत, ये है आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। देखो यहाँ क्या किया भाई, सबसे पहले हमने क्या, आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता हुई, सबसे पहले तो जैव की आवश्यकता होती है भाई, जन्मजात आवश्यकता जो जरूरी है, जो चीज तो जरूरी है हमारे जीवन चलाने के लिए, उसके बाद फिर बड़ी आवश्यकताएं शुरू होती हैं। अब आवश्यकता हुई हमें, तो उसके लिए हमने क्या की, क्रिया की। अब क्रिया करके क्या किया, हमने उस आवश्यकता को पूरा कर लिया, प्राप्त कर लिया या पूरा कर लिया उस क्रिया को, जो भी हमें चीज चाहिए थी वो मिल गई। उसके बाद फिर से आवश्यकता की कमी हुई, और इस आवश्यकता की कमी होती है ना, फिर से जो आवश्यकता की कमी हुई वहां होगा अब अधिगम होगा। अब जो हम अगली कोशिश जो करेंगे इस आवश्यकता की कमी को पूरा करने के लिए, वो है अधिगम। अब अधिगम होगा भाई, क्योंकि अधिगम का सिद्धांत है, तो यहां हमें ये जानना जरूरी है कि अधिगम हुआ कैसे। इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी सिद्धांत के अनुसार अधिगम इस तरह से होता है। ये स्टेप है अधिगम के पुनर्बलन के सिद्धांत के अनुसार। आवश्यकता हुई, उसके लिए क्रिया की, फिर उसको प्राप्त किया, फिर से आवश्यकता की कमी हुई, और आवश्यकता की कमी होने पर फिर क्या कोशिश की, तो क्या हुआ, अधिगम हो गया भाई। अब हमें आदत हो गई, अब हम आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कोई भी, यदि आप सक्सेस हो गए कहीं भी, आप सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। अगर अब आपको ज्यादा कुछ आवश्यकता है तो अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास वो साधन नहीं है, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। उसके लिए अब आप क्या कर रहे हो, ये प्रयास कर रहे हो, और ये सब कुछ पढ़ रहे हो। उसके बाद जो आपको मिलेगा ना उद्दीपक, उससे क्या होगा, फिर अधिगम हो जाएगा, यानी कि अब फिर आप सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाओगे। ये है इस पुनर्बलन के सिद्धांत का। अब देखो इसमें सर्वाधिक महत्व, एक बार यहां से प्रश्न पूछा गया कि क्लार्क हल ने सर्वाधिक महत्व किसे दिया है, तो उसमें प्रश्न पूछा गया भी आवश्यकता को दिया गया है, तो फिर बच्चों ने सोचा इसका नाम ये आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, तो आवश्यकता को ही दिया है, या फिर किसको, क्रिया को दिया है कि आवश्यकता की कमी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बल दिया भी पुनर्बलन पर। अब पुनर् सबको पता है, आपको पुनः क्या होता है, दोबारा, और बलन यानी कि बल, दोबारा जो बल लगाया जाता है वो क्या है भाई, पुनर्बलन। अधिगम तो देखो आप लोगों ने 10वीं 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री डिप्लोमा ले लिया, तो अधिगम तो आप अब भी कर रहे हो, क्योंकि आपका मकसद, अब अगर आप 10th क्लास में हो तो आपका मकसद क्या है, उसको पास करना, तो वो अधिगम तो हो गया। आप अगर 11वीं क्लास में हो गए और 10वीं में जो आपका उद्दीपक था वो तो मिल गया आपको। लेकिन अब यहाँ क्या है, पुनर्बलन, यानी कि अधिगम, असली अधिगम कब हुआ, जब आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लोगे। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्व क्या है,
CL हल ने सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? पुनर्बलन को दिया है भाई, सर्वाधिक महत्व दिया है पुनर्बलन को। ये बात याद रखनी है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। बस यही सिद्धांत था, कोई सिद्धांत बड़ा भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सिद्धांत था। अब इसका शैक्षिक महत्व और लिख लो 2 लाइनें और आपका सिद्धांत पूरा। देखो इस शैक्षिक महत्व क्या है? इसको बच्चों की आवश्यकता का चयन करना, यानी कि विषय वस्तु बच्चों को जैसी आवश्यकता है ना उसी तरह की विषय वस्तु चयन करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको पढ़ाया कुछ जा रहा है और आगे कुछ आ गया, यानी कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार। इसका शैक्षिक महत्व यह है कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु का चयन। देखो अब आपके जो पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु जो आप पढ़ रहे हो किसी भी क्लास में हो, वहां विषय वस्तु जो लगाई जाती है ना उसका अपना एक महत्व है। ये नहीं है कि वैसे ही कहीं से कुछ पाठ उठाए और आपके लगा दिए, नहीं। जैसे आप बीएड में पढ़ते हो, साइकोलॉजी का एक अलग से पूरा पेपर होता है आपके, उसका मकसद क्या है भाई? क्योंकि अब आप टीचर बनोगे, बीएड करने का मतलब ही यही है कि अब आप टीचर बनोगे। टीचर बनने का मतलब ये है कि अब बच्चों के पास जाओगे तो उनके मनोविज्ञान का मतलब ये है कि उनके मस्तिष्क को आप पढ़ पाओ कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस तरह से इसको समझ में आएगा। और फिर यदि आप उनको समझाने में सक्षम हो गए तो आप सफल टीचर हो। अगर उनको समझा ही नहीं पाए तो फिर क्या आपका अध्यापन कार्य बिल्कुल विफल है। तो समझाने, यदि कोई अध्यापक अपनी बात समझा ही नहीं पाता, ज्ञान तो कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर, कोई दो राय नहीं है। कई बार ये सबके साथ या सबके साथ क्या मैक्सिमम लोग होते हैं, पीएचडी है, सब कुछ है, प्रोफेसर लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो एक टेस्ट है, वहाँ बैठ के दे लिया, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी बात को। कहना क्या चाहते हैं, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाए तो अध्यापन शैली में कमी है। और इसीलिए ये डिग्री और डिप्लोमा करवाया जाता है आपको, बीएड और जेबीटी की, वहाँ स्किल सिखाए जाते हैं आपको, कौशल, वहाँ स्किल डेवलप किए जाते हैं आपके अंदर कि आप अध्यापक बन के फिर ये सब कुछ सीखो, सिखाओ बच्चों को। क्योंकि अब जो आगे जो भविष्य की नींव है वो आप लोगों के ही कंधों पे है, क्योंकि अगले जो हमारे देश के भविष्य हैं वो उन लोगों को आप ही निखारोगे। बच्चे ही तो देश का भविष्य है, और यदि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर हमारा देश का भविष्य तो खतरे में है। तो ये नियम यही कहता है भाई कि बच्चों जो विषय वस्तु होती है ना वो आवश्यक, यानी कि उसका अपना एक महत्व है। अब देखो दूसरा इसका हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का निर्माण भी बच्चों की आवश्यकता है। वही बात है, कोई दूसरी बात है नहीं। पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण भी बच्चों की आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे हम क्या करें, वो हमारे लिए यूजफुल हो। ये नहीं है कि ऐसे ही कुछ कुछ लगा दिया गया। ये इस नियम का मतलब शैक्षिक महत्व है भाई। इस नियम के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन 1-2 प्रश्न इसमें बनेंगे। ये एक तो सीधा ही पूछा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल का, और दूसरा पूछा जाता है भाई वो ये पूछा गया था सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं, तो पुनर्बलन को। और एक देखो आवश्यकता को सबसे ज़्यादा रखा जाता है इसमें, लेकिन आवश्यकता को महत्व नहीं दिया इन्होंने, आवश्यकता की कमी को महत्व दिया। यदि पुनर्बलन कहीं नहीं मिलता है आपको तो वहाँ इन्होंने महत्व दिया है किसको, आवश्यकता की कमी को। आवश्यकता को महत्व नहीं दिया इन्होंने क्या कहा, आवश्यकता की कमी होगी तो आप संघर्ष करोगे, आवश्यकता ही पूरी होगी तो संघर्ष नहीं करोगे आप। ये था भाई आज का हमारा एक छोटा सा सिद्धांत क्लार्क हल का, जो अभी हमने देखा और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।